मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरब कंसल एंड स्वागत है आपका डेली न्यूज एनालिसिस फॉर बिगनर सीरीज के आज के सेशन में। इस सीरीज में हम इकोनॉमिक टाइम्स की हर न्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट्स, पास्ट स्टोरी एंड इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं। तो इस सीरीज बिगनर्स के लिए बिल्कुल एप्ट है जो अपनी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट को बिल्ड करें, और एज ए न्यूज़पेपर उन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स को चूज़ किया है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट न्यूज़ से। गवर्नमेंट अनवील्स मेजर्स फॉर सेक्टर्स हिट बाय सेकेंड वेव। तो कल मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म भी किया था। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे निर्मला सीतारामन ने कल पूरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। किसी लिए एड्रेस किया था, उसका टॉपिक ये था कि जो सेकेंड वेव से हिट हुआ है, मतलब इकोनॉमी हिट हुई है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेगी उसको रिवाइव करने के लिए और जो पीपल है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो ये पूरा इसके अंदर जो उसकी एक तरह से रिपोर्ट है, इसके अंदर देखिए तो अ डोज ऑफ रिलीफ। तो ये सब यहाँ पे कुछ डेटा है, इससे ये हम समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इससे पहले ये दो चीज़ें समझ लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्कीम्स की बात कही गई है। अगर यहाँ पे आप हाईलाइट देखते हैं ये ब्लैक वाली, तो इसके अंदर भी ये दोनों बोला हुआ है, इसको हम पहले ही समझते हैं। जॉब्स, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक्सटेंडेड बाय 9 मंथ्स। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एक योजना है, बेसिकली इसको हम अभी समझते हैं 2 मिनट में। ये जो भी योजना थी, अब ये 9 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसके अंदर देखिए तो क्या होता है कि जो टोटल एंटरप्राइजेज हैं उनको 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक जो लेस देन 1000 लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉय करें, और एक जो ग्रेटर देन 1000 लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉय करें। तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पीएफ से रिलेटेड स्कीम है। तो पीएफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो अगर लेट सपोज किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000 रुपीज़, उसके बाद क्या होगा कि अगर उससे पीएफ कटता है उसका, तो क्या होगा कि इसमें से उसके 1000 डिडक्ट हो जाएंगे। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई ऐसी पर्टिकुलर फिगर नहीं है। 1000 डिडक्ट हो जाएंगे, और साथ ही साथ 1000 उसका जो एम्प्लॉयर है वो भी उसको प्रोवाइड करेगा। तो हालांकि उसकी सैलरी में से तो 1000 ही कटे, बट उसके पीएफ के फंड में, प्रोविडेंट फंड में 2000 जमा हो गए। तो ये जमा होते होते उससे रिटायरमेंट के टाइम पे मिलते रहते हैं, या फिर या तो एक ही बार में मिल जाएंगे सारे के सारे, या फिर पेंशन बेसिस पे उसके फर्दर पीरियड के लिए मिलते रहेंगे। तो ये होता है बेसिकली पीएफ का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने अगर आपने 1000 लोगों से कम को जो एम्प्लॉय कर रखा है, तो हम 12% प्लस 12%। ये किसका 12% है? एक तो एम्प्लॉयर की सैलरी का, जो मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये होता है आपका एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है 12% ऑफ द टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हम प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली 24% हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए तो अगर आपने 1000 लोगों से ज्यादा को जो एम्प्लॉय कर रखा है, तो उसके अंदर हम 12% जो है आपको प्रोवाइड करेंगे। कौन सा वाला? एम्प्लॉय वाला। तो उसके बाद सीधी सी बात है कि एम्प्लॉयर को अभी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर बेसिक असम्पशन यही है कि अगर आपने 1000 लोगों से ज्यादा को एम्प्लॉय कर रखा है, तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कम से कम उस जो इंडस्ट्री की या उस कंपनी की अच्छी है। तो इसके अंदर यहाँ पे बोला हुआ है। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे हम किस बिजनेस को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, एटसेट्रा, वो सब बातें हैं। बट अभी आपको बेसिक समझने के लिए ये काफी है। आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग, एक्सटेंशन ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर कुछ पीएलआई स्कीम की बात हो रही है, ये अभी हम समझते हैं 1 मिनट में। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। बेसिकली जो फोन्स बनाते हैं, वॉशिंग मशीन बनाते हैं, एसी बनाते हैं, उन ऐसी कंपनीज को जो लार्ज स्केल पे बनाते हैं, उनको एक्सटेंड कर दिया गया उनके लिए। तो इसके अंदर स्कीम के अंदर क्या है, ये इसका मतलब होता है आपका प्रोडक्शन लिंक्ड वेज सिस्टम। तो यहाँ पे आप या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव भी कह सकते हैं। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है, कुछ रिलीफ प्रोवाइड करती है कि आपका इंपोर्ट कम से कम हो सके। तो अगर हम पर्टिकुलरली इसी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे कि आपकी लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसके अंदर आपको पता है कि सारे पार्ट्स एक ही कंट्री में मैन्युफैक्चर होने से कॉस्ट बढ़ जाती है। तो क्या होता है कि एक कंपनी जैसे फोन असेंबल करना है, तो बैटरी चाइना से मंगा लिया, लेट सपोज, या उसका जो प्रोसेसर है वो चाइना से मंगा लिया, जापान से मंगा लिया, एटसेट्रा। तो ऐसे करके वो दूसरे जो प्लेसेज हैं, कंट्रीज हैं, वहां से मंगा के इंपोर्ट करके उसको थोड़ा थोड़ा असेंबल करती हैं, और बाकी जो पार्ट्स हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती हैं। तो गवर्नमेंट ये इंसेंटिव प्रोवाइड करती है कि आप अपने इंपोर्ट्स कम कर दो, ये सब चीजें मंगाओ मत, ये आप यहीं पे प्रोड्यूस करो, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करने की तरफ आप ध्यान दो कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, फॉरेन एक्सचेंज को लेके आओ कंट्री में, वो सब। तो यही था बेसिकली मीन कि पीएलआई स्कीम का मतलब क्या होता है। तो पीएलआई स्कीम के अंदर कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके लिए एक्सटेंड कर दिया गया लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए। तो आगे आप देख सकते हैं जैसे टूरिज्म के अंदर क्या बोला है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स, और यहाँ पर एक और है क्रेडिट गारंटीज। तो अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, बट जो सबसे मैंने आपको बताया, जो सबसे कॉन्सेप्चुअल वाली बात थी वो इन दोनों के अंदर ही थी। तो यहाँ पे देखें तो डोज ऑफ रिलीफ 6.29 लाख करोड़ पैकेज इंक्लूड सम मेजर्स अनाउंस्ड अर्लियर। तो टोटल जो ये रिलीफ इन्होंने पैकेज कल पूरा बताया है, इसकी टोटल वैल्यू हो रही है 6.3 अप्रोक्स लाख करोड़। तो इसके अंदर कुछ ऐसे मेजर्स भी हैं जो पहले लिए जा चुके हैं, जैसे पीएम फंड के उसके लिए कुछ मेजर्स लिए गए थे, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। सम स्कीम्स स्प्रेड टू रन बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 2022। तो इसके अंदर बेसिकली ये है कि हालांकि जो आपकी सेकेंड वेव है उससे उसके मेजर्स हैं, बट इसमें से कुछ चीज़ें जो है अगले साल के भी आगे जा सकती हैं।
इकोनॉमिस्ट पेग फिस्कल इम्पैक्ट एट लेस देन 1%, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अंदर समझ लेते हैं पेग का मतलब क्या होता है। तो पेग का मतलब यहाँ पे जो फिस्कल इम्पैक्ट है, बेसिकली फिस्कल इम्पैक्ट समझते हैं पहले। फिस्कल इम्पैक्ट है कि आपका फिस्कल रेवेन्यू, मतलब जो पूरी गवर्नमेंट की कंडीशन है वो कितने उससे इम्पैक्ट कर सकती है। तो उन्होंने पेग कर दिया मतलब कनेक्ट कर दिया ऐसे फिस्कल इम्पैक्ट को 1% ऑफ जीडीपी से, कि जितना भी जीडीपी होगा, हमें नहीं पता कितना होगा, बट उसके 1% के आसपास ही इम्पैक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट के फिस्कल जो इम्पैक्ट है उसको। तो ये उन्होंने बता दिया। पेग का मतलब बेसिकली मीनिंग होता है कि आपने किसी ऐसी चीज से जो है उसको टाई अप कर दिया। लेट्स सपोज जैसे रुपी को हमने डॉलर से टाई अप कर दिया, तो उसके अंदर क्या है कि डॉलर की वैल्यू बढ़े चाहे घटे, हमें नहीं पता कितनी है, बट जितनी भी है रुपी की भी उसके प्रपोर्शन में उतनी ही है। जैसे हमने बोल दिया कि रुपी इज $/70, तो जितनी भी वैल्यू चाहे उसकी 100 हो जाए चाहे 1000 हो जाए, तो रुपी की वैल्यू अपने उसी हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं पेगिंग का कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं, यहाँ पर मार्केट पार्टिसिपेशन ऑफ एफपीआईज डीआईएस फॉल्स टू 15 ईयर लो। तो 15 साल का यहाँ पे कंपैरिजन बताया हुआ है। इसके अंदर क्या बोला है कि जैसे यहाँ पे जैन 05 से आप देख सकते हैं, तो यहाँ से लेकर के पूरा जैन 21 तक पूरे 15 साल तक कितना पूरे मार्केट के अंदर जैसे जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ उसका शेयर कितना था आपके एफपीआईज और डीआईएस का। एफपीआई का मतलब बेसिकली आपको होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बेसिकली वो आते हैं जैसे आपके फॉरेन से किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, बट जैसे उसने शेयर्स रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो वो होगी एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इसको बताया हुआ है। डीआईएस का मतलब होता है आपका डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि यहीं पे जो मतलब इंडिया के अंदर कंपनीज हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन हैं बेसिकली, वो कैसे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट किया और उसका डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया, लेट्स सपोज 50% से ज़्यादा उसको परचेज कर लिया, तो उसका पूरा मैनेजमेंट वाला कंट्रोल इनके पास आ जाएगा। तो ये होता है डीआईए। इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर जो टोटल मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अंदर एफपीआई और डीआईए का कितना शेयर रहा है उसकी ये पूरी रिपोर्ट है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कंपेयर करके 28.63% था यहाँ पे सितंबर 2006 में, और अगर हम लास्ट में देखें तो जैन 2005 में था यहाँ पे 25 के आसपास है, तो इसको मान सकते हैं। और इसके बाद ये बढ़ा और यहाँ पर सबसे हाई पॉइंट पे यहीं पे है, आपकी मान सकते हैं जैन 15 में, और इसके बाद ये काफ़ी लो पॉइंट पे चल चुका है, मतलब जा चुका है। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि ये 15 ईयर के लो पर है। तो अगर आगे देखें तो यहाँ पर बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बोथ रिटेल एंड एचएनआईज हैज सर्ज सिंस मार्च लास्ट ईयर। तो अगले पिछले ही साल से इन्वेस्टर और एचएनआईज का मतलब होता है आपका हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो ये वो इंडिविजुअल्स हैं, वो पर्सन्स हैं जो 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट करते हैं और कर सकते हैं, मतलब आगे भी कर सकते हैं, तो वो है ये। तो इसके अंदर बेसिकली देखें तो एचएनआईज का इन्वेस्टमेंट और रिटेल इन्वेस्टर का बेसिकली मीनिंग होता है जो उससे कम 2 लाख से कम इन्वेस्ट कर पाए, जैसे आप और मैं जैसे लोग हैं, तो ये कम इन्वेस्ट कर पाए तो उसको रिटेल इन्वेस्टर्स के ग्रुप में शामिल करते हैं। तो अगर इन दोनों का हम सम अप करके देखें तो ये दोनों का जो शेयर है, जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। बट इसके अंदर आपको एक बात देखने वाली है कि ये आपको पता ही कितना इन्वेस्ट करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर है वो 2 लाख से भी कम इन्वेस्ट कर रहा है पर इन्वेस्टर। तो अगर इनका ओवरऑल शेयर बढ़ भी रहा है तो आपको जानना पड़ेगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा या तो शेयर होल्डर्स हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा जो बहुत कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। आगे देखें तो यहाँ पे दिस पोस्ट लिक्विडिटी, तो इसके अंदर देखें तो करेक्शन का यहाँ पे मीनिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। करेक्शन का मीनिंग होता है कि स्टॉक प्राइसेस का गिरना। तो स्टॉक प्राइस अगर कोई करेक्ट हो रहा है इसका मतलब होता है स्टॉक प्राइस गिर रहा है। इसके अंदर देखिए तो दिस पोजेस लिक्विडिटी रिस्क टू इंडियन मार्केट इन केस ऑफ करेक्शन। तो इसके अंदर बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर जितना कम इन्वेस्टमेंट चल रहा है तो उसकी वजह से अगर जो आपका करेक्शन हो जाती है, मतलब प्राइसेस गिर जाते हैं, तो लिक्विडिटी की दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि लेट्स सपोज अगर किसी ने 1000 रुपीज़ का कुछ चीज़ सामान लेना है, उसने अभी के लिए स्टॉक्स परचेज कर रखे हैं, स्टॉक्स की वैल्यू गिर गई 800 हो गई, तो वो 1000 रुपीज़ का जो सामान परचेज नहीं कर पाएगा। हालांकि इसके अंदर वो विड्रॉ करके और उसको मतलब बेसिकली 200 का डेफिसिट रह जाएगा तब भी। तो यहाँ पे हमने इसको समझ लिया है पूरे जो लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। इन जून मार्केट शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन एवरेज डेली टर्नओवर एट 30%। तो यहाँ पे यही बताया है कि इंस्टीट्यूशंस का ये जो मैंने बताया इसका 30% है और रिटेल इन्वेस्टर्स का 70% है टोटल इन्वेस्टमेंट में से। तो अगर आप इस चार्ट में भी समझें तो जैसे 30% हो गया आपका इंस्टीट्यूशनल का और बाकी जो रेस्ट है वो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स का हो गया। तो आगे चले तो यहाँ पर आ रही है लाइन्स ऑफ पेटकेम प्ले विद एडनॉक इन यूएई। तो सबसे पहले समझते हैं पेटकेम। तो इसके अंदर क्या होता है कि कई हम टर्म्स ही नहीं समझते, तो बेसिक टर्म्स तो हमें पूरी न्यूज़ ही नहीं समझ में आती। तो पेटकेम का मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है पेट्रोलियम एंड केमिकल या पेट्रोकेमिकल भी कह सकते हैं, पेट्रोकेमिकल। तो इतना मतलब बेसिक सा था, इसको आप मान सकते हैं बेसिकली पेट्रोलियम से रिलेटेड बात है कि पेट्रोलियम में के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एडनॉक एक कंपनी है, इन्होंने इन्वेस्ट किया यूएई के अंदर, और अब यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL का जहाँ भी आप मतलब देखिए उसका मतलब होता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कई बार रिलायंस ये नहीं लिखते हैं, जैसे यहाँ पे नीचे ऑल्दो लिखा हुआ है, बट इसका कई बार यहाँ पे नहीं लिखते हैं कहीं पे भी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज होता है इसका मतलब।
तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ पे रिलायंस 1.2 से 1.5 बिलियन प्लान कर रही है इन्वेस्ट करने का रुवाइज जेवी में। रुवाइज जेवी मतलब है रुवाइज का जॉइंट वेंचर। इसको आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये यूएई का एक काफी बड़ा ऑयल से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड एक जेवी है, जो जॉइंट वेंचर है। इसके अंदर देखिए तो सिमिलर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एडनॉक। तो एडनॉक भी एक कंपनी है जो सिमिलर इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे और डिटेल में इसको बताया हुआ है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और एडनॉक की फुल फॉर्म दी हुई है। स्टेट रन ऑयल कंपनी है, बेसिकली इसको गवर्नमेंट ओन करती है यूएई की। और ये जो है 1.2 से लेकर 1.5 बिलियन जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो इसको जो इम्प्लीमेंट करने का, इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फील दिस विल स्ट्रेंथन एनर्जी टाइप्स विद एमिरेट। तो यहाँ पे ये समझते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सी बात है, इसका इफेक्ट बता रही है ये। इसका इफेक्ट गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल कह रहे हैं कि इसकी वजह से एमिरेट से, यूएई से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट वो ऐसे पड़ेगा कि यहाँ पर यूएई से हम बहुत ज़्यादा ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का। तो यहाँ पे ये काफ़ी मतलब बड़ा इम्पैक्टफुल हो सकता है। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं वो कैसे इम्पैक्ट इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं। आगे चलो, यहाँ पर फर्स्ट पेज हमने पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया जितनी इसके अंदर न्यूज़ है। आधे पेज पे यहाँ पे ऐड है। मैंने आपको बताया कि ऐड के अंदर अगर आप कोई कंपनी वगैरह देखें तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसका एक ओनरशिप पैटर्न क्या है, कि वो लिस्टेड है या नहीं। अगर वो लिस्टेड है तो उसका शेयर प्राइस, अगर वो लिस्टेड नहीं है तो उसकी कोई जैसे पेरेंट कंपनी होगी तो पेरेंट कंपनी के बारे में। और अगर नहीं, और दूसरी बात होती है आपकी कोर बिजनेस। तो कोर बिजनेस का मतलब आपका जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है उसका कोर बिजनेस हो गया प्रोडक्शन का, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का, ऐसे। तो ये आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तो फॉरएवर मार्क एक कंपनी का नाम यहाँ पे आया है। तो इसके अंदर क्या देखिए तो यहाँ पे कोर बिजनेस इसका बताने की जरूरत नहीं है। इसका डायमंड रिफाइनरिंग में एंड रीसेलिंग में इनका मेन बिजनेस है। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पर डायमंड का इनका जो है मेन बिजनेस है। तो इसके अंदर देखें तो यहाँ पे इनका ओनरशिप पैटर्न क्या है। तो क्या इनके शेयर्स आप परचेज कर सकते हैं? तो नहीं, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, एक प्राइवेट कंपनी है। तो इसके अंदर क्या है कि इनको ओन करती है डी बेयर्स ग्रुप। डी बेयर्स ग्रुप का बेसिकली एक सब्सिडरी है। इसके अंदर डी बेयर्स ग्रुप का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि फैमिली ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब डी बेयर्स ग्रुप के क्या शेयर्स बाय कर सकते हैं? तो यहाँ पे ये भी नहीं है। अब जो बेयर्स ग्रुप है इसके भी शेयर बाय नहीं कर सकते। बट इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे एक बात है कि इसका भी जो 50% है वो ओन करती है LFMG। तो अगर आपको लग रहा है आपको नहीं पता तो आपको पता है ये बात। लुइस वित्तों ये कंपनी है, आपको पता ही होगा, LV। तो LV कंपनी जो है वो ओन करती है इसका 50%। तो अगर आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं डी बेयर्स ग्रुप में तो आप सीधा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था कि आप इनडायरेक्टली इसी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया कि कैसे आप अगर चाहें तो डी बेयर्स ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का सेक्शन आ गया। इसके अंदर क्या होता है कि कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। इसके अंदर पॉलिटिक्स बेस्ड न्यूज़ ज़्यादा होती है। तो अगर आप चाहें तो उसको पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। तो आगे चलो, तो यहाँ पर ये इसके 2 पेजेस आते हैं बेसिकली, तो हम दोनों को स्किप करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पे कंपनी परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ये 2 बार आता है, ये आगे भी पेज में आपको मिलेगा, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सीधी सी बात है, आगे आया क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखें तो यहाँ पर टाटा मोटर्स टू ब्रिंग 10 EVs टू इंडियन मार्केट बाय 2025। तो इसके अंदर बेसिकली ये ईवी का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर बेसिकली टाटा मोटर्स 10 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के नए ब्रांड्स लेके आ रहा है। अभी इनका टोटल एक ब्रांड चलता है नेक्सॉन फुली जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। तो ये चल रहा है इंडियन मार्केट में, और 2025 में प्लान कर रहे हैं कि 10 टोटल व्हीकल्स लेके आएंगे। तो इसका बेसिक इंपैक्ट पड़ता है सेल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इनको चाहिए। तो यहाँ पे एक और बात समझ लेते हैं इससे पहले कि टाटा ग्रुप विल प्रोएक्टिवली इन्वेस्ट टू सेटअप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चार्जिंग के पॉइंट्स हो गए या चार्जिंग की बैटरी, जैसे एक कॉन्सेप्ट चलता है इसके अंदर कि आप जैसे एक पेट्रोल पंप के अंदर जैसे जाते हैं तो वैसे ही आप चार्जिंग कंपनी के अंदर जाएंगे, चार्जिंग पंप के अंदर जाएंगे, उसके अंदर आपकी जो बैटरी है उसको निकाल लेंगे, और जो यहाँ पे 100% बैटरी चार्ज वाली पड़ी होंगी, और जैसे जितना भी डिफरेंस होगा, लेट्स सपोज आपकी बैटरी 10% चार्ज थी तो आपको 90% बैटरी के लिए आपको चार्ज कर लेंगे, पैसे ले लेंगे आपसे, और आपको 100% वाली बैटरी दे देंगे। तो ये एक कॉन्सेप्ट चलता है। ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाएंगे मतलब पूरे इंडिया के अंदर, ताकि ये अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इनको फैसिलिटेट कर पाए। तो मैं जो कह रहा था सेल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वाला, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को मैं अगर बताऊं तो कई ग्रुप्स ऑफ कंपनीज ऐसी हैं जो इतनी बड़ी, इतनी एनॉर्मस हैं कि वो ला सकती हैं अच्छे से। बट उसका मेजर प्रॉब्लम यही है कि सेल और बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग का क्या करेंगे, कि उसको कैसे अरेंज करेंगे, कैसे उनका रिचार्जिंग का पॉइंट्स वगैरह लगेंगे, एटसेट्रा। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे टाटा इज अ मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर बिजनेस मार्केट विद अ शेयर ऑफ 71%। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स जो एक मार्केट लीडर है ईवी के अंदर, यानी इलेक्ट्रॉनिक पैसेंजर व्हीकल के अंदर 71% ऑफ द मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। मतलब बेसिकली इंडिया की बात चल रही है।
अगर आप ओवर द ग्लोब देखें तो मेरे हिसाब से टेस्ला का जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। एको इन टॉक्स टू रेज 200 मिलियन। तो एको एप्स आपने देखा ही होगा, ये जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनी है। मैंने आपको बताया था अगर आपको कोई भी कंपनी नहीं है तो आपको उसका पता होना चाहिए। तो एको एप्स का यहाँ पर यही है कि ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर इन्होंने 200 मिलियन को रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये 1 बिलियन इनकी पोस्ट फंडिंग इनकी वैल्यूएशन हो जाएगी। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप के उसके अंदर नाम के अंदर आ जाएगा। यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मीनिंग भी यही होता है कि आपकी जो टोटल स्टार्टअप है पूरा, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो 1 बिलियन प्लस होनी चाहिए। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर आपको आज ही के दिन ये पूरी कंपनी परचेज करनी है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर ये 1 बिलियन हो जाती है तो आपको सीधी बात है 1 बिलियन देके आप पूरी कंपनी परचेज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो आगे देखें तो यहाँ पर फंडिंग की बात कर रखी है कि इन्होंने कैसे कैसे 2017 से अब तक कैसे कैसे फंडिंग उठाई है। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे कुछ सीरीज का नाम दिया हुआ है सीड। सीड सबसे पहले होता है कि अगर आपने खुद ही अपने फंड्स डाले हुए हैं, सीरीज ए ऐसी चलती है, सीरीज ए बी सी डी और डी, तो ये बेसिकली सीरीज चलती है। अगर आपको इसके अंदर जानना है कि क्या होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके अंदर जो कल की वीडियो उसके अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मतलब थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर आज की वीडियो में लेंगे तो थोड़ा जैसे बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो इसको हम अभी इसके लिए स्किप करते हैं। रेलिगेयर गेव करोड्स इन लोन्स टू फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। तो इसके अंदर बेसिकली समझते हैं, ये बेसिकली काफी एक स्कैम वाली बात है। इसके अंदर देखिए तो द इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, तो ईओडब्ल्यू ने चार्जशीट एक फाइल की है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट। तो ये एक एंटरप्राइज कंपनी है, इन्होंने क्या किया है कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लोन एक्सटेंड किए हैं फ्रॉडुलेंट एंटिटीज को। तो बेसिकली कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को जिनके लिए कोई क्रेडिट वर्दीनेस नहीं थी। अगर आप कोई भी लोन लेने जाते हैं, जैसे लेट्स सपोज आप 10 लाख रुपीज का लोन लेने गए, तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स, आपकी क्रेडिट वर्थीनेस आपके बैंक के साथ इतनी होनी चाहिए कि वो उसको 10 लाख आप रीपे करने की मतलब ताकत रखते हो, उसको आपको रीपे करने का आपका बेसिकली एक अच्छा मोटिव है उसके पीछे लेने का, पहली बात तो। और दूसरी बात कि आप रीपे कर पाए उसको ईजिली। तो 10 लाख का यहाँ से मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे क्रेडिट वर्दीनेस का। तो इसके अंदर देखिए तो यहाँ पे इनकी क्रेडिट वर्दीनेस थी भी नहीं जिनको रेलिगेयर ने लोन दिया। तो यहाँ पे 1000 ऑफ करोड़ का इन्होंने लोन दी थी, ये बताया हुआ है। और आगे देखे तो यहाँ पे द एडिशनल चार्जशीट नेम्स 16 कंपनीज एंड 3 इंडिविजुअल्स। तो एक और चार्जशीट जो ईओडब्ल्यू ने फाइल की है, उन्होंने 16 कंपनी और 3 इंडिविजुअल, 3 मतलब लोगों का नाम बताया हुआ है। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे रेलिगेयर के एंटरप्राइजेस के ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव मनिंदर सिंह। तो यहाँ पे मनिंदर सिंह है, यहाँ पर ये बेसिकली इंडिविजुअल है, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो ये बताया हुआ। और अगर आप चाहें तो और भी नाम पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मनिंदर सिंह है, यहाँ पे शिविंदर है, ये सब आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं। बट इसके अंदर मैंने आपको जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए ईओजी चार्जशीट ऑन इज आल्सो बेस्ड ऑन द फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोवाइडेड बाय सेबी लास्ट दिसंबर। तो सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के अंदर, उसको सपोर्ट करते हुए ही ये जो रिपोर्ट है इन्होंने चार्जशीट है वो प्रेजेंट की है। तो ये पूरी हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया है। ये बेसिकली स्कैम था यहाँ पर कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को इन्होंने लोन दे दिया। इसके अंदर ईटी मार्केट्स का सेक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना है तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे आज सच एज की फ्यूचर्स, ट्रेड एड्स, बीट्स इन ऑयल, गैस, मेटल्स, इंश्योरेंस एंड काउंटर्स। तो इसके अंदर बेसिकली ये बताया हुआ है कि फ्यूचर ऑप्शन जो डील होती है, फ्यूचर मैंने आपको बताया था कल भी। इसके अंदर बेसिकली अगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊं तो इसका मतलब होता है कि आपने आज के दिन जो प्राइस चल रहा है, लेट्स सपोज किसी चीज़ का प्राइस चल रहा है 10,000 रुपीज़, तो आपने आज के दिन किसी से बात कर ली कि मैं 1 महीने बाद इसको 10,000 में ही बाय करूंगा। तो इसके अंदर दोनों केस हो सकते हैं। अगर 10,000 से 11,000 हो गया तो आपका प्रॉफिट है, 9,000 हो गया तो आपका लॉस है। तो यहाँ पे ये फ्यूचर का कॉन्टेक्ट था, बहुत ही हमने इसको ओवरव्यू में देखा है। इसका अगर आप चाहें तो मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर क्या हुआ है कि यहाँ पर कुछ जो ट्रेडर्स हैं वो जो फ्यूचर में डील करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ऑयल एंड गैस कंपनीज पर, मेटल एंड इंश्योरेंस कंपनीज पर अपने बिड्स लगाए हैं, मतलब पैसे बेसिकली लगाए फ्यूचर ऑप्शन में उनके डील किया। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए, नेशनल एल्यूमिनियम, इसका बेसिकली मीनिंग है यहाँ पर सीएमपी का मतलब होता है आपका करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस का मतलब यहाँ पे 80.05 चल रहा है। शेयर प्राइस चेंज इन जुलाई सीरीज, तो जुलाई सीरीज का मतलब है फ्यूचर ऑप्शन की जुलाई सीरीज। इसका बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर आपने जून 1 को कोई परचेज किया तो आप उसको जुलाई के एंड तक सेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जुलाई सीरीज होती है। इसका यहाँ पे टोटल जो इनका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ा है, वो है यहाँ पर 16.95%। तो ये आप देख सकते हैं। और आगे देखिए तो यहाँ पे ओआई चेंज इन जुलाई सीरीज 46.87%। तो ये आपकी इतनी जो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मेन बात जो यही थी कि आपको फ्यूचर और जो का कॉन्सेप्ट है वो समझ आना चाहिए और आपको ये पता चलना चाहिए कि ट्रेडर्स ने किस जो सेक्टर के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब बेसिकली। तो ये जो मैंने दोनों कवर कर लिए हैं उसके अंदर। आगे चलते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट सेट्स निफ्टी टारगेट एट 17,500, 58,300 फॉर सेंसेक्स। तो बेसिकली सेंसेक्स अगर आपको नहीं पता तो कितना चल रहा है, तो यहाँ पर 52,735 चल रहा है। और यहाँ पे निफ्टी अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर ऊपर देख सकते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे आते हैं। तो निफ्टी यहाँ पे चल रहा है आपका
15,814। तो ये जो है टोटल जो दोनों राइज कर सकते हैं और 17,500 से ऊपर और 58,300 से ऊपर जा सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स रिस्पेक्टिवली। क्यों? क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट की जो वैल्यूएशन है टोटल कंपनी की वो बढ़ रही है। तो यहाँ पे पूरा बताया हुआ है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के इंपैक्ट क्या पड़ सकता है निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देखिए तो कम्युनिकेशन का पेज है, इसके अंदर आपको सीधी बात है कोई कॉन्सेप्ट बेस न्यूज़ नहीं है। और भी आगे चले तो यहाँ पर जैसे कि आप इसके अंदर आ जाएं सीधा इस पेज के अंदर, तो इसके अंदर देखिए तो स्पुतनिक 5 कमर्शियल लॉन्च डिलेड। तो इसके अंदर बेसिकली स्पुतनिक 5 एक कंपनी है, इनका क्या है कि इंडिया के अंदर इनके डिस्ट्रीब्यूशन है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। तो इसके अंदर क्या है कि ये लिस्टेड कंपनी है, अगर आप इसे शेयर्स चाहें तो इसके परचेज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जैसे अगर कोई न्यूज़ आती है समझ सकते हैं कि इनकी शेयर प्राइस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो ये एक न्यूज़ है कि स्पुतनिक 5 इंडिया के अंदर लॉन्च डिले हो सकता है, तो इसके इनके स्टॉक प्राइस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। मैं पढ़ सकता है बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट इंप्लीकेशन कोई नहीं दे सकता। तो यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पर गवर्नमेंट लॉ, ये तो बेसिकली कोवैक्सीन से रिलेटेड न्यूज़ है। आगे चलते हैं यहाँ पे सीरम सीक्स ग्रीन पास फॉर कोविशील्ड मूव्स ईयू एजेंसी। तो सीरम का मतलब यहाँ पे सीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये ग्रीन पास के लिए बात करें। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल वाली वीडियो में पूरे डिटेल में बताया था, अगर आपको देखना है तो फर्स्ट ही जो न्यूज़ है वो यही है, तो आप अभी भी चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके लिए आगे हैसल चल रहा है, वो बात करना स्टार्ट कर चुके हैं ईयू एजेंसी से। जो इनकी ईएमए थी वो इनकी ईयू एजेंसी है, EMA यहाँ पे यूरोपियन मेडिसिन एसोसिएशन। तो यहाँ पे एजेंसी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। तो यहाँ पे इसके सीईओ से बात चल रही है। तो इसके अंदर हमने पूरा जो कवर कर लिया ऑलमोस्ट न्यूज़पेपर। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ पूरे पेपर के अंदर नहीं है, तो अगर आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं। बट ये मैंने इसलिए मार्क किया कि इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं थी। जैसे यहाँ पे ये है कि ट्विटर रिमूव्स डिस्टॉर्टेड मैप ऑफ इंडिया आफ्टर बैकस्लैश फ्रॉम नेटिजन्स। तो यहाँ पे एक डिस्टॉर्टेड मैप की जो इमेज वायरल हो गई थी, इसके अंदर क्या था कि इंडिया की मैप के अंदर कश्मीर नहीं था, तो बेसिकली ये ट्विटर ने रिमूव कर दिया। ऐसी सब न्यूज़ इसके अंदर होती हैं, तो मैं इसलिए इसको कवर नहीं करता हूँ। अब आगे चलते हैं यहाँ पर कंपनीज परस्यू प्रॉफिट का सेक्शन है, इसके अंदर भी कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है। मैंने आपको बताया था कि पहला जो कंपनीज परस्यू प्रॉफिट आता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कवर कर चुके हैं। तो बाकी चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल का पेज। अगर आप चाहें तो अगर आप कोई कैट वगैरह की प्रिपरेशन करें, जैसे एक कमेंट में आया था कि ये न्यूज़पेपर कैट के लिए यूजफुल है क्या, तो यूजफुल तो है ही, बट अगर आप चाहें तो आपको कैट के लिए ये एडिटोरियल का सेक्शन पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो जैसे रीचिंग आउट टू द मिडल, नॉट मेकिंग एनी ई कॉमन सेंस एंड हेल्थ केयर इंटीग्रेटेड सर्किट, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड का सेक्शन है, इसके अंदर बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। जैसे कि यहाँ पे बाइडन ने क्या किया और जॉनसन ने, जैसे आप देखें तो फर्स्ट ही न्यूज़ के अंदर ब्रिटेन ऑन कोर्स टू लिफ्ट कोविड रिस्ट्रिक्शंस ऑन जुलाई 19। तो जुलाई 19 को वो कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। जॉनसन मतलब बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के जो प्रेसिडेंट है वो, सॉरी प्राइम मिनिस्टर है वो। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चलती है, तो यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं, सीधी सी बात है। और आगे चलते तो यहाँ पर गेम्स ही आ गए ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ पेज पर। तो आगे चलते यहाँ पे ईटी प्रणाली का सेक्शन है, इसके अंदर बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सोशल ट्रेंड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हाउ ब्रिटेन इज साइलेंटली पुश्ड फॉर हर फ्रीडम। तो यहाँ पे एक जो एक्ट्रेस है उनका पूरी न्यूज़ है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ नहीं है, तो इसको हम जो है डिस्कस नहीं करते। तो दैट्स इट है, जो हमारा जो न्यूज़पेपर है वो कवर्ड है। एंड जो मैं इसकी PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक कर दूंगा। तो इसके अंदर क्या है कि ड्राइव के लिंक में कुछ दिक्कत हो गई थी, तो मैं आपको एज अ फाइल का PDF जो लिंक है वो नहीं दूंगा, एज अ मैंने फोल्डर बना दिया एक। उसके अंदर क्या है कि मैं डेली बेसिस पे डाल देता हूँ PDF, उसका लिंक आपको नीचे डाल देता हूँ रोज़। और अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सारी PDF एक ही प्लेस पे चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्या है कि अगर आपको कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी जैसे क्वेरी पूछनी है, जैसे आज के अंदर जो न्यूज़ के अंदर आर्टिकल्स आए हैं, कोई कॉन्सेप्ट था और जो मैंने कवर नहीं भी किया मान लो, तो आपको पूछना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। और सारी PDF आपको एक ही प्लेस पे उसके अंदर भी मिल जाएंगी। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।